गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं ज्योति देवल, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। कल का जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें हमने सैम्पलिंग के मीनिंग यानी सैम्पलिंग के जो निदर्शन है उसके अर्थ को समझने की कोशिश की थी। आज हम देखेंगे कि सैम्पलिंग जो है वो कितने टाइप की होती है, यानी टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग जो है जनसंख्या या समष्टि जो है उसके आधार पर जो चयन की संभावनाएं होती हैं किसी भी इकाई के, उसके आधार पर जो सैंपल है उसको दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और एक है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है उसमें क्या होता है कि ऐसी सैम्पलिंग जिसमें जो जीव संख्या के प्रत्येक सदस्य के चुने जाने की संभावना एक समान होती है, इसे संभाविता प्रतिचयन या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है वो कहा जाता है। यानी इसमें क्या होता है कि जो भी इकाई है उसके चुनने जाने की संभावना जो है वो बिल्कुल समान होती है। और ये जो है इसमें अनुसंधानकर्ता जो है वो उसको समष्टि का आकार जो है वो ज्ञात होता है और वो एक निश्चित संख्या में जो समग्र के सदस्य हैं उनका सैंपल के रूप में चयन करता है। तो ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती है: सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाई रैंडम सैम्पलिंग और थर्ड होता है एरिया या क्लस्टर सैम्पलिंग। जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है उसमें जो ये सैम्पलिंग का वह वर्ग है जिसमें जीव संख्या के सदस्यों का सैंपल के रूप में चयन होने का एक समान या बराबर की संभावना होती है। इसे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो है वो कहते हैं। ये एक तरीका है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति जो है उसके चुनने की संभावना जो है वो बराबर होती है और यही जो है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो है वो कहलाता है। दूसरा स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, इसमें जो है जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की तरह जो है सभी इकाइयों के चयन की एक समान संभावना होती है, लेकिन प्रतिचयन की इन दोनों विधियों में अंतर जो है वो ये है कि जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होती है उसमें अनुसंधानकर्ता जो है कुछ ज्ञात विशेषताओं के अनुरूप जो है सैंपल का चयन करने का प्रयास करता है। यानी जो रिसर्चर है वो उसकी विशेषताओं के आधार पर कुछ स्तरों में विभाजित करता है और इन स्तरों में से सैंपल का चयन करता है। जैसे मान लीजिए कि एक रिसर्चर ने किसी महाविद्यालय के विद्यार्थियों पर अनुसंधान कार्य किया, तो इसके लिए विद्यार्थियों को उनकी कक्षा के आधार पर उनको बांटकर जो है वो चयन करता है। यही जो है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग जो है वो कहलाती है। इसी में थर्ड जो है वो है एरिया या क्लस्टर सैम्पलिंग। इसमें यह सैंपल का वह वर्ग जिसमें जीव संख्या के सदस्यों का चयन करने से पूर्व या जो समष्टि है उसके क्षेत्र या उसको एक ग्रुप के रूप में, एक क्लस्टर के रूप में उसको बांटा जाता है और उसके बाद उसका सैंपल जो है उसका चयन किया जाता है। इसे ही हम क्लस्टर सैम्पलिंग कहते हैं। जैसे जो बड़े और जो वहाँ विस्तृत क्षेत्र हैं वहाँ पे रिसर्च के लिए जो इस पद्धति क्लस्टर जो सैम्पलिंग है उसका यूज़ किया जाता है। फिर सेकंड जो हम सैंपल का टाइप था नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नाम से जैसे स्पष्ट हो रहा है कि इसमें जो प्रत्येक सदस्य जो चुने जाने हैं सैंपल के रूप में उनकी एक समान संभावनाएं नहीं होती, बल्कि जो रिसर्चर है उसकी आवश्यकता अनुसार, उसकी इच्छा अनुसार जो है सैंपल जो है उसका चयन किया जाता है और यही नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या असंभाविता प्रतिचयन जो है वो कहलाता है। इसी में इसके जो हैं कई प्रकार हैं, जैसे कोटा सैम्पलिंग, एक्सीडेंटल सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, सैचुरेशन सैम्पलिंग और डेंस सैम्पलिंग। सबसे पहले बात करेंगे कोटा सैम्पलिंग की। तो यह एक जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है उसका एक प्रमुख और प्रचलित प्रकार कोटा सैम्पलिंग है, जिसे बोलचाल की भाषा में कोटा जो कहा जाता है। इसमें होता है कि जो भी जीव संख्या है उसके विशेषताओं के आधार पर एक श्रेणी बनी जाती है और उस श्रेणी का प्रतिनिधित्व कर सकने वाले इकाइयों का चयन जो है वो किया जाता है। जैसे सैनिक कोटा, विधायक कोटा, महिला कोटा आदि जो है इनको अपनी विशेषताओं के आधार पर एक कोटा जो है वो बना लिया जाता है। सेकेंड है एक्सीडेंटल और इन एक्सीडेंटल जो है सैम्पलिंग। ये जो है ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का सबसे ईजी
जो टाइप है, इसमें रिसर्चर जो है वो अध्ययन क्षेत्र से कहीं से भी और कभी भी और कितने भी जो सैंपल है वो अध्ययन समूह के रूप में चयन कर लेता है। इसमें रिसर्चर जो है वो अनुसंधान संबंध समस्या से संबंध रखने वाले उन सभी व्यक्तियों का चयन करता है जो उसे आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। तो ये जो है सैम्पलिंग की सबसे रफ़ और रूट विधि मानी जाती है, क्योंकि इसमें जो है सैंपल जो है बिल्कुल सरलता से पता चल जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या है, वह उसका अनुसंधान करना चाहता है, तो इसके लिए वह गली चौराया विद्यालय खेल का मैदान स्टेशन कहीं भी जो है वो अपना सैंपल जो है वो चूज़ कर सकता है। तो ये कहलाती है एक्सीडेंटल और इंसिडेंटल सैम्पलिंग। थर्ड इसी का यह पर्पसिव सैम्पलिंग। इसमें जो रिसर्चर है वो अपने विवेक का प्रयोग करते हुए ऐसे व्यक्तियों का सैंपल के रूप में चयन करता है जिसे वह जनसंख्या के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार करता है। फिर है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। यह जो सैंपल की ऐसी विधि है जिसमें जो है असंभाविता के गुण भी पाए जाते हैं, और इसको जो है इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति के जो पूर्व निर्धारित सूची में से के व्यक्ति का चयन करते हुए उनका एक समूह तैयार करके क्रमबद्ध जो है वो उसको सिस्टमैटिक सैम्पलिंग जो है वो की जाती है। फिर स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग का प्रयोग जो अनऑफिशियल जो सोशल रिलेशंस होते हैं उनका अध्ययन करने के लिए किया जाता है। इस विधि में किसी सीमित समूह के सभी सदस्यों को, अपने मित्रों को, सहयोगियों को पहचान करने को कहा जाता है। इस प्रकार अनुसंधानकर्ता के सामने कुछ सदस्यों का एक समूह उभर के आता है, इसे ही हम स्नोबॉल सैम्पलिंग कहते हैं। फिर है सैचुरेशन सैम्पलिंग। इसका ये ऐसी विधि है जिसमें जनसंख्या के उन सभी सदस्यों का सैंपल के रूप में चयन किया जाता है जिनके सैंपल में चयनित होने की रुचि है। और लास्ट है डेंस सैम्पलिंग। डेंस सैम्पलिंग जो है उसमें जो जीव संख्या है उसके कुल संख्या का आधे से अधिक संख्या को प्रतिदर्श या सैंपल के रूप में चयनित कर लिया जाता है, इसे हम डेंस सैम्पलिंग कहते हैं। इसलिए इस डेंस सैम्पलिंग में जो है सैंपल की संख्या बहुत अधिक होती है, इसलिए इसमें श्रम, टाइम और मनी जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इस कारण ये जो है व्यवहारिक रूप से अत्यधिक उपयोगी नहीं माने जाते। इनका प्रयोग जो है वो केवल छोटी जनसंख्या के प्रतिदर्श चयन करने में ही किया जाता है। तो इस प्रकार जो जितनी भी अभी मैंने विधियाँ बताई उसमें शोध कार्य जो है हेतु सर्वाधिक विधि का चयन करते हुए शोधकर्ता जनसंख्या में से प्रतिनिधित्व करने वाली इकाइयों का या सैंपल का चयन करता है। थैंक यू सो मच।